नमस्कार, राज्यसभा समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। ये शुरुआत करते हैं मुख्य समाचारों के साथ। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अभिभाषण के साथ संसद के बजट सत्र की शुरुआत। तिरंगे और गणतंत्र दिवस के अपमान को बताया दुर्भाग्यपूर्ण। कहा, व्यापक विमर्श के बाद ही संसद से पारित हुए कृषि सुधार कानून। कोरोना महामारी के बीच सरकार के सटीक फैसलों से बची लाखों जिंदगियां, अर्थव्यवस्था को मिला सहारा। साल 2021-22 में 11% रह सकती है देश की आर्थिक विकास दर। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दोनों सदनों में पेश किया आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21। व्यापक टीकाकरण अभियान, सेवा क्षेत्र में तेजी से हो रही बेहतरी, उपभोग और निवेश की बदौलत तेजी से पटरी पर लौट रही है अर्थव्यवस्था। राज्यसभा के 253वें सत्र की शुरुआत के पहले दिन सदन में दी गई दिवंगत पूर्व सदस्यों को श्रद्धांजलि। सदस्यों ने कुछ देर के लिए रखा मौन। सभापति एम वेंकैया नायडू ने दिवंगत सदस्यों के योगदान को किया याद। कोरोना संकट के बीच आज से संसद का बजट सत्र शुरू हो गया। सत्र के पहले दिन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित किया। संयुक्त अधिवेशन में अभिभाषण के दौरान राष्ट्रपति ने कहा कि व्यापक विमर्श के बाद संसद ने 7 महीने पहले 3 महत्वपूर्ण कृषि सुधार कानून पारित किए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इन कानूनों के अमल पर रोक लगाई और सरकार उसके निर्णय का पालन करेगी। उन्होंने कहा कि पिछले दिनों हुए तिरंगे और गणतंत्र दिवस जैसे पवित्र दिन का अपमान बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। व्यापक विमर्श के बाद संसद ने 7 महीने पूर्व 3 महत्वपूर्ण कृषि सुधार, कृषक उपज व्यापार और कृषक संवर्धन और सरलीकरण विधेयक, कृषि सशक्तिकरण और संरक्षण, कीमत आश्वासन और कृषि सेवा करार विधेयक और आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक पारित किए हैं। इन कृषि सुधारों का सबसे बड़ा लाभ भी 10 करोड़ से अधिक छोटे किसानों को तुरंत मिलना शुरू हुआ। लोकतंत्र और संविधान की मर्यादा को सर्वोपरि रखने वाली मेरी सरकार इन कानूनों के संदर्भ में पैदा किए गए भ्रम को दूर करने का निरंतर प्रयास कर रही है। लेकिन पिछले दिनों हुआ तिरंगे और गणतंत्र दिवस जैसे पवित्र दिन का अपमान बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने स्पष्ट किया कि 3 नए कृषि कानून बनने से पहले पुरानी व्यवस्थाओं के तहत जो अधिकार और सुविधाएं थी उनमें कहीं कोई कमी नहीं आएगी। मेरी सरकार ये स्पष्ट करना चाहती है कि 3 नए कृषि कानून बनने से पहले पुरानी व्यवस्थाओं के तहत जो अधिकार थे तथा जो सुविधाएं थी उनमें कहीं कोई कमी नहीं की गई है, बल्कि इन कृषि सुधारों के जरिए सरकार ने किसानों को नई सुविधाएं उपलब्ध कराने के साथ साथ नए अधिकार भी दिए हैं। कृषि को और लाभकारी बनाने के लिए मेरी सरकार आधुनिक कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी विशेष ध्यान दे रही है। इसके लिए 1 लाख करोड़ रुपए के एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की शुरुआत की गई है। राष्ट्रपति ने यह भी कहा कि देश की एकता और अखंडता को चुनौती देने वाली ताकतों से निपटने के लिए भारत पूरी तरह से सक्षम है। मेरी सरकार देश की एकता और अखंडता को चुनौती देने वाली ताकतों से निपटने के लिए हर स्तर पर प्रयासरत है। इस कोरोना काल में हम जब देश के भीतर आपदाओं से निपट रहे थे तब हमारी सीमा पर भी देश के सामर्थ्य को चुनौती देने के प्रयास किए गए। LAC पर द्विपक्षीय संबंधों और समझौताओं को दरकिनार करते हुए शांति भंग करने की कोशिश की गई, लेकिन हमारे सुरक्षा बलों ने न केवल पूरी सजगता, शक्ति और हौसले के साथ इन षड्यंत्रों का मुंह तोड़ जवाब दिया, बल्कि सीमा पर यथास्थिति बदलने के सभी प्रयासों को भी नाकाम किया। हमारे जाबाजों ने जिस संयम, शौर्य और पराक्रम का परिचय दिया, उसकी जितनी भी सराहना की जाए कम है। जून 2020 में हमारे 20 जवानों ने मातृभूमि की रक्षा के लिए गलवान घाटी में अपना सर्वोच्च बलिदान भी दिया,
हर देशवासी इन शहीदों का कृतज्ञ है। राष्ट्रपति ने कहा कि चुनौती कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, ना सरकार रुकेगी और ना ही देश रुकेगा। कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ाई में सरकार की तरफ से उठाए गए कदमों पर राष्ट्रपति ने संतोष जताया। कोरोना महामारी के इस समय में जब दुनिया का प्रत्येक व्यक्ति, हर देश इससे प्रभावित हुआ, आज भारत एक नए सामर्थ्य के साथ दुनिया के सामने उभर कर आया है। मुझे संतोष है कि मेरी सरकार के समय पर लिए गए सटीक फैसलों से लाखों देशवासियों का जीवन बचा है। आज देश में कोरोना के नए मरीजों की संख्या भी तेज़ी से घट रही है और जो संक्रमण से ठीक हो चुके हैं उनकी संख्या भी बहुत अधिक है। हमारे लिए यह और भी गर्व की बात है कि आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चला रहा है। इस प्रोग्राम की दोनों वैक्सीन भारत में ही निर्मित हैं। संकट के इस समय में भारत ने मानवता के प्रति अपने दायित्व का निर्वहन करते हुए अनेक देशों को कोरोना वैक्सीन की लाखों खुराक उपलब्ध कराई है। भारत के इस कार्य की विश्व भर में हो रही प्रशंसा हमारी हजारों वर्ष पुरानी संस्कृति, सर्वे संतु निरामया की भावना के साथ जग कल्याण की हमारी प्रार्थना हमारे प्रयासों को और ऊर्जा दे रही है। राष्ट्रपति ने इस बात पर खुशी जताई कि आजादी के 75वें वर्ष की तरफ बढ़ते हुए देश ने संसद की नई इमारत का निर्माण शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि नए संसद भवन के बनने से अपने संसदीय दायित्वों को निभाने में हर सदस्य को अधिक सुविधा होगी। हमारी संसद लोकतंत्र में देशवासियों की बढ़ती हुई भागीदारी और नए भारत की आकांक्षाओं की पूर्ति का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। पहले की सरकारों में तथा संसद के सदनों में ये बात उठती रही है कि संसद की यह इमारत हमारी वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा करने में अपर्याप्त सिद्ध हो रही है। संसद की नई इमारत को लेकर पहले की सरकारों ने भी प्रयास किए थे। यह सुखद संयोग है कि आज़ादी के 75वें वर्ष की तरफ बढ़ते हुए हमारे देश ने संसद की नई इमारत का निर्माण शुरू कर दिया। नए संसद भवन के बनने से अपने संसदीय दायित्वों को निभाने में हर सदस्य को अधिक सुविधा मिलेगी। और बजट सत्र की शुरुआत से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद परिसर में मीडिया से रूबरू हुए। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के उज्जवल भविष्य के लिए ये दशक बेहद महत्वपूर्ण है। उन्होंने ये भी कहा कि आजादी के दीवानों ने जो सपने देखे थे, उन सपनों को पूरा करने के लिए देश के सामने एक सुनहरा अवसर है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार संसद में हर विषय पर चर्चा के लिए तैयार है। उन्होंने सभी सांसदों से सहयोग की अपील भी की। इस दशक का आज ये पहला सत्र प्रारंभ हो रहा है। भारत के उज्जवल भविष्य के लिए ये दशक बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसलिए प्रारंभ से ही आज़ादी के दीवानों ने जो सपने देखे थे, उन सपनों को, उन संकल्पों को तेज गति से सिद्ध करने का ये स्वर्णिम अवसर अब देश के पास आया है। इस दशक का भरपूर उपयोग हो और इसलिए इस सत्र में इस पूरे दशक को ध्यान में रखते हुए चर्चाएं हो, सभी प्रकार के विचारों की प्रस्तुति हो और उत्तम मंथन से उत्तम अमृत प्राप्त हो, ये देश की अपेक्षाएं हैं। संसद के दोनों सदनों में आज आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने साल 2020-21 के आर्थिक सर्वेक्षण को पहले लोकसभा और बाद में राज्यसभा के पटल पर रखा। आर्थिक समीक्षा कोविड योद्धाओं को समर्पित की गई। सर्वेक्षण में देश की अर्थव्यवस्था को लेकर कई अहम आंकड़े पेश किए गए। समीक्षा के मुताबिक वित्त वर्ष 2021-22 में भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर 11%
और सांकेतिक जीडीपी वृद्धि दर 15.4% रहेगी, जो देश की आजादी के बाद सर्वाधिक है। With your permission, I wish to lay on the table a copy in English and in Hindi of the Economic Survey 2020-2021, Volume 1 and 2. और बजट सत्र के पहले दिन राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने सदस्यों को सूचित किया कि पिछले सत्र की तरह इस बार सदस्यों के लिए कोई सीट या डिवीजन नंबर आवंटित नहीं किया गया है। 3 अलग-अलग स्थानों पर हर पार्टी के लिए सीटों की संख्या संबंधित दलों की संख्या के आधार पर निर्धारित की गई है। May kindly note that the normal seating arrangement with fixed seat divisions has been dispensed with this session, as was done in the previous session. The number of seats for each party at different places, that is Rajya Sabha chamber, Rajya Sabha galleries and Lok Sabha chamber, have been fixed as per their numerical strength for allocation amongst their members by the respective parties. Members are therefore requested to raise their hands, introduce themselves. Please raise their hands, introduce themselves and also announce the place, that is gallery number, Lok Sabha chamber, clearly from where they are speaking before taking part in discussion, so that they can be identified easily. For the sake of reaching out to the people through proper voice, members are permitted to speak while sitting. This is not done normally, but this is an arrangement made since the last session. और राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद आज राज्यसभा के 253वें सत्र की शुरुआत हुई। सदन में राष्ट्रपति के अभिभाषण की प्रति रखे जाने के बाद दिवंगत सदस्यों को श्रद्धांजलि दी गई। उच्च सदन के वर्तमान सदस्यों में रामविलास पासवान, अहमद पटेल और अभय भारद्वाज को सभापति एम वेंकैया नायडू ने श्रद्धांजलि दी। सदन में 11 पूर्व सदस्यों जसवंत सिंह, सईदा अनवरा तैमूर, रशीद मसूद, केशुभाई पटेल, भागीरथी मांझी, कैलाश नारायण सारंग, मोतीलाल वोरा, माधव सिंह सोलंकी, कमल मुरारका, बीएस ज्ञाना देशिखन और रामजी लाल को भी श्रद्धांजलि दी गई। और इनके अलावा प्रख्यात पार्श्व गायक और संगीत निर्देशक एसपी बालासुब्रमण्यम, कुवैत के अमीर शेख सबा अल अहमद अल जब अल सबाह और बहरीन के प्रधानमंत्री रहे राम कुमार खलीफा बिन सलमान अल खलीफा को भी श्रद्धांजलि दी गई। We deeply mourn the passing away of Sri Ramvilas Paswan ji, Sri Ahmad Patel ji, Sri Abhay Bharadwaj ji, Sri Jaswant Singh ji, Srimati Saida Anwar Taimur ji, Sri Rashida Masood ji, Sri Keshubhai Patel ji, Sri Bhagirath Maji ji, Sri Kailash Narayan Sarangi ji, Sri Motilal Vora ji, Sri Madhav Singh Solanki ji, Sri Kamal Murarka ji, Sri B.S. Jnanadeshkan ji, Sri Ramji Lal ji, and Sri S.P. Balasubramaniam. The House also joins the bereaved families, the governments and the people of Kuwait and Bahrain in mourning the passing away of His Highness Sheikh Sabah Al Ahmad Al Jaber Al Sabah and His Royal Highness Prince Khalifa bin Salman Al Khalifa, and conveys its heartfelt condolences to them in their hour of grief. सदन में दिवंगतों की याद में कुछ पलों के लिए मौन भी रखा गया। इसके बाद सदन की कार्यवाही सोमवार 1 फरवरी तक के लिए स्थगित कर दी गई। सोमवार को राज्यसभा की कार्यवाही लोकसभा की कार्यवाही स्थगित होने के 1 घंटे बाद शुरू होगी। The sitting of the Rajya Sabha will be after 1 hour of the conclusion of the presentation of Union Budget in the Lok Sabha on Monday, the 1st February 2021. The House stands adjourned to 1st February. और इसी के साथ राज्यसभा समाचार में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।